मैं हूं अनन्या सुवर और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल द लेसन लैब में। मैंने हाल में ही अपना बीएड कंप्लीट करने के बाद सीटेट क्रैक किया था। तो जब हम में से कोई भी किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को करता रहता है तो उसको पता रहता है कि हमें अपना ये कोर्स कंप्लीट करके एक टेट का एग्ज़ाम क्लियर करना है ताकि हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकें। और ये टेट कोई भी हो सकता है, यूपी टेट, बिहार टेट, कोई भी टेट हो सकता है, या फिर राजस्थान का टेट हो गया। और अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें, केंद्र के लेवल पे बात करें, तो हमारा आता है सी टेट। ठीक है, अब सी टेट होता क्या है या फिर कोई भी टेट क्यों लिया जाता है? टेट का एग्ज़ाम लिया जाता है कि टीचर्स की एलिजिबिलिटी को जांच करने के लिए कि क्या शिक्षक उस काबिल हैं कि वो क्लासरूम में जा कर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। क्या उतना जानकारी उनके पास है पढ़ाने को लेकर कि किस तरह पढ़ाना है, या फिर बच्चों की जो मानसिकता है, बच्चों की जो सोचने समझने की शक्ति है, उसके बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। इसी का एग्ज़ाम लेने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। ठीक है, तो जब हम कोई भी टेट का एग्ज़ाम देते रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब हम उसका सिलेबस देखते हैं, जैसे कि मैंने अपना टेट का एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले देखा था, जब उसका मैंने सिलेबस देखा तो थोड़ा सिलेबस इतना लंबा चौड़ा रहता है कि वो देख के बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, और डरने का कारण ये भी रहता है कि जो भी बच्चे इस तैयारी में रहते हैं वो पहले तो सिर्फ अपना बीएड नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, उनको और भी काम होते हैं, जैसे कि उनको जो है, कुछ लोग हैं जो अपने हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ अपना अलग से कोई बिजनेस चला रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर किसी न किसी वजह से इस स्टेज तक आते आते लोगों की लाइफ सिर्फ स्कूल से घर आने तक का नहीं रह जाता है। तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बिजी हो जाते हैं और उनके पास उतना टाइम नहीं रहता कि वो इतने लंबे चौड़े सिलेबस को डील कर पाएँ, हर दिन पढ़ पाएँ। और इसी वजह से ज़्यादातर बच्चे इसको पास नहीं कर पाते। जबकि हम जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम का फुल मार्क्स सिर्फ 150 है। ठीक है, जिसमें से हमें पास करने के लिए सिर्फ 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, सिर्फ 90 मार्क्स। लेकिन क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे माइंड में, इतने ज़्यादा टेंशन आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये 90 मार्क्स भी नहीं ला पाते हैं। और जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता है और अगर हम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो थोड़ा हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं खुद से। तो अब इस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करना है और उसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो इसका सिलेबस देख के हम परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा चौड़ा सिलेबस हम कैसे डील करेंगे। दूसरी बात ये है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमारे सामने ऑप्शंस रहते हैं जो कि सिमिलर दिखते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं जो कि सबके सब एक जैसे दिखते हैं। तो इस समय क्या होता है, हम उसमें से देख नहीं पाते, छांट नहीं पाते हैं कि इन ऑप्शंस में से ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम क्या करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अगर सही नहीं मिल रहा है तो हम अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये देखेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि गलत है। जैसे इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आप बच्चे बन जाइए। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि आप छोटे बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्लास में, ठीक है, और आपको टीचर ने डांटा, कि आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपको सारे बच्चों से अलग बिठा दिया गया है, कि आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जब हम ऐसे सोचेंगे तो हमें कोई ना कोई ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जो इनमें से कुछ गलत टॉपिक को काटने में मदद करेगा हमारी। ठीक है, तो हम ये समझ पाएंगे कि हाँ चलो इसमें तो नहीं हो सकता है, डी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बच्चे को डांटा जा रहा है, सी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बच्चे को अलग बिठा दिया गया है, बी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बच्चे की जो मेंटेलिटी है, जो बच्चे का सोच है, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। ठीक है, अब ए कुछ भी हो, अगर हमारे पास पता है, हमें ये पता है कि ये तीनों गलत हैं, तो कोई होना तो कोई एक ही ऑप्शन सही है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। तो कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं या कुछ ऐसा हमारा थोड़ा टेंशन का माहौल हो जाता है एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से हम नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसको डील करने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है द लेसन लैब। यहाँ पर आपको इस लंबे चौड़े सिलेबस में से कुछ वैसी बातें छांट करके बताई जाएंगी जो आपको ये 90 मार्क्स दिलाएंगी। वैसे आएंगे तो 90 से ज़्यादा, पर फिर भी फोकस ये रहेगा कि कम से कम भी अगर आप लाएं तो 90 मार्क्स लाएं और आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लें एक बार में ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है।
सबसे पहले तो सीटेट का एग्जाम 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 किस लिए होता है, तो क्लास 1 to 5 यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, ठीक है। और पेपर 2 होता है क्लास 6 to 8 के लिए, जहाँ 6ठी से 8वीं तक के शिक्षक का पात्रता परीक्षा लिया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम सब्जेक्ट्स पे कि कौन कौन से विषय रहते हैं। तो टेट के एग्ज़ाम में जैसे कि हमने देखा कि 150 मार्क रहता है, फिर 150 मार्क्स रहते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट होते हैं 5। इन 5 विषय को हमने क्या किया है, 2 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भाग, एक है सामान्य विषय। सामान्य विषय वो है जो हर बच्चे के पास रहेंगे, ठीक है, हर बच्चे के क्वेश्चन पेपर में ये सामान्य विषय रहेंगे। और दूसरा है ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय 2 होगा, ठीक है, जो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से चुनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य विषय की, जो हर बच्चे को डील करना है। कौन कौन से हो जाते हैं, सबसे पहला आता है हमारा CDP, जिसको कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जाना जाता है, मतलब बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ठीक है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में हम किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन रहता है कि बाल विकास, बच्चा जो है वो जब छोटा होता है, शैशवावस्था में रहता है, उससे बड़ा होता है, तो उसमें कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सांवेगिक हो, किसी भी प्रकार के बदलाव आ रहे हैं, तो ये किस चरण में हो रहे हैं, इसके बारे में रहता है। और पेडागोजी, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी यहाँ पे, जो है पेडागोजी। पेडागोजी होती क्या है, ठीक है, जैसे पेडागोजी वो हिंदी में कहते हैं शिक्षण शास्त्र। तो पेडागोजी के अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि हम किसी विषय को किस प्रकार पढ़ाएंगे, पढ़ाने की कौन सी विधियाँ हैं, हम बच्चे को किस प्रकार क्लास में रख सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो मतलब कि आप बाल विकास के बारे में कितना जानते हैं और उनको पढ़ाने के बारे में कितना जानते हैं। दूसरा विषय है EVS, तीसरा है मैथ, और ऐच्छिक विषय जो कि होता है लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2। इसमें आपको 2 भाषाएं चुननी होती हैं, और ये भाषाएं कोई भी हो सकती हैं, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी हो सकती है, जैसा आपका इच्छा हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या कि इनमें मार्क्स कैसे डिवाइडेड रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 150 मार्क्स का है, तो सारे में कितने हो गए, यहाँ 5 सब्जेक्ट है तो 30 मार्क्स ईच हो जाएंगे। हर विषय के पास उसका खुद का 30 मार्क्स रहेगा। तो अब हम ये देखेंगे कि इस 30 मार्क्स में आपको पूछा क्या क्या जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे। तो यहाँ जो है, यहाँ आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे के विकास के बारे में पूछा जाएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, उसके बारे में पूछा जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और बाद में आते हैं लर्निंग थ्योरीज और पेडागोजी, सीखने के तरीके और शिक्षण शास्त्र। इनकी जो थ्योरी है, इनके जो सिद्धांत है, सीखने के जो सिद्धांत है, वो रहते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। तो इसी पैटर्न से अभी तक सीटेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही इससे सिमिलर रहते हैं। उसके बाद आते हैं हम EVS पे। तो EVS में क्या होता है, ये 30 मार्क्स का होता है, जिसमें से कि 15 मार्क्स आते हैं कंटेंट के और 15 मार्क्स आ जाते हैं पेडागोजी के, ठीक है। पेडागोजी क्या कि आप EVS कैसे पढ़ाएंगे, EVS को पढ़ाने का कौन कौन सा तरीका होता है, बच्चों को EVS क्यों पढ़ाया जाता है, वो आ जाएगा, ठीक है, 15 मार्क्स का। वैसे ही मैथ्स में, मैथ का अपना कंटेंट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन जो भी होता है वो, और साथ में पेडागोजी 15 मार्क्स की। फिर से हम आते हैं लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2, जो भी आपने चुना हो, उसमें भी वो दोनों भी 30 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि कंटेंट रहता है 15 मार्क्स का और पेडागोजी रहते हैं 15 मार्क्स के, ठीक है। तो आपने एक चीज़ कॉमन देखा होगा यहाँ, क्या, पेडागोजी। हर जगह आपको ये दिख रही है, चाहे वो CDP हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो लैंग्वेज पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, हर जगह ये 15 मार्क्स लेती है, 15 नंबर लेती है, ठीक है। तो अगर हम ये देख लें कि अगर हम अपना पेडागोजी मजबूत कर लेते हैं, तो वो कहाँ कहाँ हमारी मदद करेगी, हर सब्जेक्ट में। जैसे LIC की पॉलिसी होती है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, वैसे ही आपकी जो ये पेडागोजी होगी, वो CDP के साथ भी, CDP के बाद भी आपकी मदद करेगी। इसलिए हमें कौन सा एक क्षेत्र है जो कि बिल्कुल ही बिल्कुल मजबूत करना है, वो है CDP, पेडागोजी, ठीक है, जो आपकी सहायता हर क्षेत्र में करेगी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि आपको पेडागोजी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, पेडागोजी आपको अपनी मजबूत करनी है। तो मैं अपने चैनल पे आपको 2 विषय पढ़ाने वाली हूँ, कहने को 2 विषय,
लेकिन जब मैं आपके CDP डील करूँगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पेडागोजी आएगी, और पेडागोजी आपको कहाँ CDP के साथ भी और CDP के बाद भी मदद कर देगी, है ना। तो पेडागोजी CDP में आपको पढ़ाऊँगी और EVS। तो मैं यहाँ पे जब डील करूँगी तो मैं इस बात का ध्यान रखूँगी कि जैसे मुझे इतने सारे कंटेंट मिले जिनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसका सामना आपको नहीं करना पड़े। मैं आपको बहुत कम समय में छोटी छोटी बातों से समझाऊंगी कि आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, ताकि अगर आपको ऑप्शन सही नहीं मिल रहे तो आप गलत आंसर को काट सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा बुक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बुक की इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले NCERT, हमें कंटेंट चाहिए, ठीक है। और कंटेंट ये सीटेट वाले देते कहाँ से, कहाँ से क्वेश्चन लेते हैं NCERT के बुक्स से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, NCERT को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अगर हम क्लास 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो EVS का जो है बुक स्टार्ट होता है क्लास 3 से। तो हमें 3 to 5 का EVS अच्छे से समझ लेना है, किसके लिए, कंटेंट के लिए, और पेडागोजी तो हो ही जाएगी, ठीक है। और जहाँ तक बात है CDP के लिए, उसकी पेडागोजी भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो मैं उसके लिए भी प्रेफर करूँगी कि आप किसी और ऑथेंटिक बुक ले या नहीं लें, लेकिन NCERT की क्लास 11th और 12th की साइकोलॉजी ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये जो बुक होगी 11th और 12th की जो साइकोलॉजी की बुक होगी, उसमें बहुत सारे ऐसे आपको टॉपिक मिलेंगे जो आपके सहायता सिर्फ सीटेट में नहीं, अगर आप बीएड भी कर रहे हैं अभी या डीएलएड कोई भी कर रहे हैं, कोई भी अपना टीचिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें इसमें हेल्प बहुत ज़्यादा करेगी आपकी ये 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक। तो सबसे पहले आप बेसिक नॉलेज रखें, और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस NCERT की EVS और NCERT की साइकोलॉजी पहले आप पढ़िए, ठीक है। उससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी आपको कि क्योंकि हमारे पास अभी के डिजिटल वर्ल्ड में टाइम बहुत कम हो चुका है हमारे लिए भी, सो हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, और हमें इस दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में अपनी जॉब भी लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने काम के साथ अगर वर्क हार्ड नहीं कर सकते हैं तो वर्क स्मार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्मार्टली वर्क करेंगे और कम टाइम में अपने सीटेट को क्लियर करेंगे। मैं अनन्या शुभम आपकी हेल्प करती रहूँगी इसमें, और इसके लिए आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाएं और लाइक सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को।